सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या अहमदाबाद वर्ल्ड कप के लिए सही वेन्यू था? क्या उत्तराखंड का टनल हादसा सुरक्षा चिंताएं उजागर करता है? और अर्जेंटीना में हावियर मिले के चुनाव का दुनिया भर के लोकतंत्रों पर, कई देशों पर किस तरह का असर पड़ेगा? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे ही ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। धन्यवाद पूर्वा। और शुरू करने से पहले हम बता भी दें एक आपके लिए एक नई बात, एक नई अनाउंसमेंट। वो ये है कि पहले हम इतने समय तक हेडलाइंस के पीछे रविवार को दिखाते हैं जी संडे को। अब से कुछ ये फैसला किया है, एक चेंज करी है कि रविवार की बजाय बुधवार को दिखाएंगे, क्योंकि हफ्ता ख़त्म होने के बाद दिखाने की बजाय हफ्ते के बीच में दिखाएंगे। उसके कई कारण हैं। एक तो कारण ये भी है उसका है कि जब तक रविवार होता है तो उसके पहले शनिवार आता है, तब तक सप्ताह थोड़ा ख़त्म हो जाता है, तो न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो जाती है। इसको और भी करंट रखने के लिए, इसको और भी बिल्कुल ताज़ा बनाने के लिए वेडनेसडे को अब आपको दिखाया जाएगा। तो जैसे रविवार को आता था, वेडनेसडे को आप नज़र रखिए इसके ऊपर। और साथ साथ मैं आपको फिर याद दिला दूं कि कृपया हमारे मेंबर बनिए। और ये मेंबरशिप के बहुत बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स आपको जब तक हम ये बातचीत आज की ख़त्म करेंगे फिर अपूर्वा आपको बताएंगी। ये मेंबरशिप जो है ये इतनी महंगी नहीं है। जो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा महंगा है। ये सब्सक्रिप्शन से पहले की एक स्टेज है, लेकिन इसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब्सक्राइबर्स को भी नहीं मिलते हैं, जो पेड सब्सक्राइबर्स को। और उसके बावजूद आप लोग जब मेंबर बनेंगे तो काफ़ी जो पेड सब्सक्राइबर्स के बेनिफिट हैं वो भी उनमें से काफ़ी हम आपको देंगे। उसके लिए हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपसे आपका हम कॉन्टैक्ट वगैरह मांगते रहेंगे। तो आप कृपा करके हमारे मेंबर बनिए। सबसे बड़ा तो फ़ायदा यही है कि आपके जो प्रश्न होंगे वो सबसे पहले अपूर्वा उठाएंगी। तो अपूर्वा शुरू हो जाइए। बिल्कुल शेखर। और एक बार शुरुआत करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि हम चाहे ये शो अब बुधवार को दिखाएंगे, लेकिन जो आपके सवाल भेजने का जो प्रोसीजर होता है, जिस पे आप हमारे कम्युनिटी पेज पर, यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर एक पोस्ट पर कमेंट करके हमें सवाल भेजते हैं, वो वैसा ही रहेगा। हम बुधवार के कुछ दिन पहले, लगभग सैटरडे संडे तक, फ्राइडे तक भी कभी कभी हम वो पोस्ट डाल दिया करेंगे और आप अगले कुछ दिनों तक हमें अपने सवाल भेजते रह सकते हैं। उसके बाद उनमें से मैं सवाल शेखर तक पहुंचाऊंगी। चलिए शेखर, सबसे पहला सवाल भी जैसे आपने कहा मेंबर का मैं यूजुअली लेती हूं। वेद चवन का इस बार सवाल है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये विश्व कप कोई विश्व कप नहीं था, बल्कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था। नॉन इंडिया मैचों में बहुत कम भीड़ थी और विदेशी पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा था। क्या इस आयोजन से विश्व क्रिकेट में विश्व स्तर पर भारत की छवि को नुकसान होगा? देखिए, एक तो बात यह है कि जब भारत में होगा वर्ल्ड कप तो थोड़ा ये होगा कि जब और देशों का मैच होगा तो लोग इतने कम आते हैं जी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ना खेल रही हो, फिर भी लोग आ जाते हैं। इंग्लैंड में होता है, लोग आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, भारत में क्यों कम होता है? उसका कारण ये है कि जैसे इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में भी है जी। वहाँ भारतीय मूल के, पाकिस्तानी मूल के, श्रीलंकन मूल के बहुत लोग वहाँ प्रवासी हैं जो रहते हैं, तो वो वहीं आ जाते हैं। तो इसलिए हम तो बार बार ये कई बार एक बात बन गई है कि भारतीय टीम जहाँ भी जाके खेले उसको होम ऑडियंस मिलती है, होम क्राउड मिलता है। तो सिडनी में भी मैच होता है तो लगता है कि वहाँ पे इंडियन ज़्यादा हैं, और इंग्लैंड में कई जगह मैच होता है, खास करके अगर इंडिया अच्छा खेल रहा हो तो लगता है इंडियन ज़्यादा हैं। पाकिस्तानियों को भी यही लगता है। तो उन देशों में प्रवासी जो हमारे उपमहाद्वीप से हैं, भारतीय उपमहाद्वीप से, सब कॉन्टिनेंट से लोग, साउथ एशिया कहते हैं, मुझे साउथ एशिया पसंद नहीं है। ये साउथ एशिया कुछ अमेरिकन थिंक टैंक्स का और ऐसा एक सेल्फ सर्विंग एक कहानी बन गई है। अगर ये साउथ एशिया है तो इंडोनेशिया कहाँ पे है? तो ये साउथ एशिया नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। उसके बहुत लोग प्रवासी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में,
न्यूजीलैंड में, बल्कि आप देखें कि अगर आप साउथ अफ्रीका जाएंगे वहाँ भी भारतीय मूल के बहुत लोग मिलेंगे। करीब 3% 4% आबादी वहाँ की जी। भारतीय सब कॉन्टिनेंट के मूल की है, तो वो लोग आते हैं। भारत में वो नहीं है। भारत के लिए कोई अगर विदेशी देखने आएगा मैच अपनी टीम के लिए, वो वीज़ा लेके भारत आएगा, तो ऐसे लोग कम होते हैं। और उसमें भी अगर पाकिस्तानियों को ज़्यादा वीज़ा दिए होते, शायद 10-15 हज़ार पाकिस्तान से ही आ गए होते, शायद और भी आ गए होते। वो जाते सिर्फ पाकिस्तान के मैचों में, लेकिन वो आ गए होते। तो ये कुछ बातें हैं जो कमी है, लेकिन उस कमी का एक कारण भी है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि बीसीसीआई का शो की तरह बन के रह गया, वो कुछ कमी ज़रूर रह गई, क्योंकि उसमें जो बाकी देशों के मैच थे उनकी प्रमोशन और उनके बारे में बातचीत जी। और दूसरा ये कि जो अहमदाबाद में फाइनल, अब अहमदाबाद में ठीक है लोग तो आए, स्टेडियम भरा, पर वहाँ क्रिकेट का अभी स्पोर्ट्स का इतना बड़ा ट्रेडिशन नहीं है। उसको अर्न करने देना चाहिए उसको। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये बॉम्बे का, मुंबई का, वानखेड़े का, डीवाई पाटिल का नहीं, वानखेड़े का, ईडन गार्डन्स का, चिपक का, चिन्ना स्वामी स्टेडियम का, इन सब का एक ये ट्रेडिशन बना हुआ है, क्योंकि बहुत दशकों से वहाँ पे क्रिकेट होती आई है। वहाँ के जो लोग देखने वाले हैं वो भी जानकार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गुजरात के जानकार नहीं है, गुजरात में, इंडिया में सारे क्रिकेट के जानकार हैं। सभी यहाँ 150 करोड़ कोच है क्रिकेट के जी। लेकिन कुछ उससे भी फर्क पड़ा। अगला सवाल आदित्य अंधालिकर का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि आपकी राय में क्या पिच बदलने का फैसला गलत नहीं था? इस टीम ने फास्ट विकेट्स पर बहुत अच्छा खेला, ऐसा लग रहा है कि पिच की वजह से टॉस काफ़ी अहम हो गया। देखिए, कई बार ऐसे होता है कि जब आप कोई चीज़ को ओवर करेक्ट करें ना, तो गड़बड़ जाती है। अगर आपको अपनी टीम में फेथ था, मुझे नहीं पता पिच बदला क्या किया, अहमदाबाद का पिच वैसे ही थोड़ा स्लो होता है जी। एक ज़माने में अहमदाबाद का पिच इतना स्पिन करता था कि वो 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता था, तब भी बदनामी हो रही थी। फिर उसको करेक्ट किया तो उसको ओवर करेक्ट कर दिया। अब उस पिच में तो वो मेरे ख्याल 10 दिन में टेस्ट मैच पूरा नहीं होगा। तो आपको अपनी टीम में भरोसा होना चाहिए। ये टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बनी है, टेस्ट में, ओडीआई में और T20 तीनों में नंबर 1 है जी। वो इसलिए नहीं बनी कि उसको होम पिच चाहिए, वो इसलिए बनी कि दुनिया के किसी भी पिच पे खेल सकती है। और वो इसलिए भी बनी कि भारत में जो पिच हैं वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी स्पोर्टिंग पिच हो गए। उनके ऊपर ग्रास है, उनके ऊपर थोड़ा बाउंस है, इतना नहीं है जितना कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में, पर कुछ बाउंस है। ये इंडिया के जो पुराने पिच थे वो नहीं है अभी, ये पिच बदल गए हैं। अब धर्मशाला का पिच आप देखिए, चेन्नई का चेपॉक का पिच देखिए, आप कोई भी पिच देखिए, सब पिचेस में थोड़ी जान है, जिसमें बॉलर बैट्समैन दोनों को मौका होता है। तो उसमें जो टीम सचमुच बेहतर हो उसमें, और टीम जो उससे नीचे, उसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है। जब ऐसा पिच होता है तो दो टीमों का गैप कम हो जाता है जी। मैं कहूँगा कि एबिलिटी के ऊपर, टैलेंट के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर, ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर भारत की ये टीम ऑस्ट्रेलिया की इस टीम से बहुत बेहतर है। लेकिन इस पिच से वो जो गैप था उनके बीच में कम हो गया। अब बदला कि नहीं बदला ये मुझे पता नहीं। और ये भी बात है कि अगर हमारी टीम इतनी अच्छी है तो उसे किसी भी पिच पे जीतना चाहिए था, क्योंकि पिच पढ़ना तो जितना उनको आता है ऑस्ट्रेलिया वालों को उतना ही हमको भी आता है। ठीक है, उसमें टॉस हमने नहीं जीता, लेकिन वो एक दिन की बात है, मैच है, मैच में दूसरी टीम भी खेलती है। याद रखिए कि 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे, हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया था। हमने 183, 186 मेरे ख्याल 183 थे, उसको डिफेंड कर लिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और उस समय जो वनडे इंटरनेशनल्स थे 60 ओवर के होते थे, 50 के भी नहीं। तो वेस्ट इंडीज़ का आस्किंग रेट सिर्फ 3 था। और वो टीम जिसमें क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स ऐसे बड़े बड़े धुरंधर, वेस्ट इंडीज़ को दुनिया में नंबर 1 टीम थी बाय ए लॉन्ग डिस्टेंस उस टाइम, उसको हरा दिया। क्योंकि उस दिन के मैच में ऐसे हुआ, उसके ऊपर अभी भी फिल्में बन रही हैं। उस वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज़ तो हार गया। उसके बाद में कुछ लोगों ने को ये भी मुगालता हो गया कि जी हम इंडिया नंबर 1 बन गए। तो एक वर्ल्ड कप जीत के अब कब जीतते हैं, लेकिन अब वर्ल्ड नंबर 1 नहीं बनते हैं। उसके इमीडिएटली बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम भारत आई। ये नहीं कि उसकी वजह से आई बदला लेने के लिए, ये तो आपके ऑलरेडी कैलेंडर होता है। तो 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए और वनडे इंटरनेशनल्स खेलने के लिए, T20 तो तब नहीं थे, वो आई।
वो मैच मैंने कुछ देखे क्योंकि 1983 की सीरीज थी वो, 1983 का वर्ल्ड कप था। तो 1983 जुलाई में मैंने इंडिया टुडे ज्वाइन किया था। तो मैंने कल दिल्ली में नवंबर में टेस्ट मैच था और उस टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर ने सेंचुरी बनाई। वो 20वीं सेंचुरी थी, तो 20वीं सेंचुरी से उन्होंने ब्रैडमैन की बराबरी कर ली। तो उस टाइम बड़ी बात थी। तो इंडिया टुडे में मुझे असाइन किया गया कि कवर स्टोरी सुनील गावस्कर के ऊपर, पर्सनैलिटी स्टोरी उसका अपूर्वा आपको दिखाएंगे, उस स्टोरी भी आपका लिंक देंगे आपको इस डिस्क्रिप्शन में, और वो कवर का फोटो भी दिखाएंगे। वो हुक कर रहे हैं और उसमें बड़ी बात क्या थी कि सुनील गावस्कर ने पहली बार हुक करना शुरू किया था, उसके पहले वो कभी हुक नहीं करते थे। अच्छा। और दूसरी बात पहली बार उस समय हेलमेट नहीं थे। पहली बार एक तरह के स्कल कैप उसे बोलते थे, कुछ तरह का हेलमेट। आजकल तो बल्कि साइंटिफिकली सोचे तो उस हेलमेट से चोट ज्यादा ही लगती, पर एक उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस हुआ कि अगर लग भी गई मेरे सिर में तो मैं बचूंगा। तो उन्होंने एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, इस टाइप का फास्ट बॉलिंग अटैक था वेस्ट इंडीज का, उसको उन्होंने अटैक किया और सेंचुरी बनाई। तो मैंने वो सीरीज कवर भी करी थी और उस सीरीज में वेस्ट इंडीज ने क्या धुआंधार इंडिया की पिटाई करी। तो टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने ज़बरदस्त पिटाई करी और वनडे इंटरनेशनल सारे जीत गए। वो एक बड़ी ऐतिहासिक सीरीज थी इसलिए भी कि जो आखिरी मैच भारतीय क्रिकेट टीम का कश्मीर वैली में हुआ, श्रीनगर में हुआ, वो उसी सीरीज में हुआ था 1983 में वेस्ट इंडीज के साथ। अच्छा। और उसमें भारतीय टीम बड़ी घबराई हुई थी क्योंकि जो क्राउड था वो बहुत हॉस्टाइल था वहाँ पे। तो क्राउड वहाँ पे वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उससे बड़ी बात ये थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ऑल्टीट्यूड भी होती है। तो मैल्कम मार्शल थे, तो आप सोचिए ना, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, क्या फास्ट बॉलिंग अटैक। तो गावस्कर ने बाद में कहा कि एक कारण ये भी था कि जब मैंने सोचा कि स्कल कैप पहनता हूँ, क्योंकि जब मैल्कम मार्शल वहाँ बॉलिंग कर रहे थे तब नौजवान मैल्कम मार्शल थे, तो इतनी तेज़ मैंने कभी क्रिकेट की बॉल जाते हुए नहीं देखी कि मुझे दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी प्रोटेक्शन चाहिए। उसके बाद दिल्ली का पिच भी ज़रा उस टाइम ऐसा ही था जैसे अब अहमदाबाद का है, हालांकि वो थोड़ा टर्न होता था बाद में। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे अपना 100 किया और लास्ट टेस्ट मैच इंडिया ड्रॉ कर पाया था जिसमें सुनील गावस्कर ने डबल 100 भी किया। तो उस सीरीज में मालूम पड़ गया कि दोनों देशों की टीम में, दोनों देशों के क्रिकेट में कितना गैप है। मतलब अगर आप सोचें स्केल ऑफ 10 में उस समय भारत मान लीजिए 6 पे था तो वेस्ट इंडीज 9.5 पर था। बल्कि मैं तो कहूँगा कि वेस्ट इंडीज उस समय की दुनिया की क्रिकेट में 9.5 पर था और भारत 4 या 5 पे था। तो एक मैच जीतने से कोई दुनिया में सबसे अच्छा या बुरा नहीं बन जाता जी। हॉकी का एक बार ओलंपिक आप देखें तो अर्जेंटीना जीत गए थे। ओलंपिक या वर्ल्ड कप था, मैं शायद भूल रहा हूँ, ओलंपिक था, अर्जेंटीना जीत गए थे। तो अर्जेंटीना हॉकी के नंबर 1 टीम नहीं बन गई। तो एक फाइनल हार जाना या जीत जाने से आपको वो ठीक है, कप तो आपको चाहिए और वो अफसोस है कि नहीं मिला, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपकी टीम बदतर है। अगला सवाल भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है शेखर। आज में कई सारे क्रिकेट से जुड़े सवाल आए हैं। राज गोपीनाथ बोल रहे हैं, थोड़ा लंबा सवाल है। कह रहे हैं कि क्या अहमदाबाद फाइनल के लिए सही वेन्यू था? क्या आयोजन स्थल के चयन के लिए सिर्फ सबसे बड़ा स्टेडियम होना ही एक क्राइटेरिया है? बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि आयोजन में बहुत सारे गूफअप्स थे, जैसे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान और सुरक्षा दुर्घटना। बहुत अधिक राजनीतिक प्रभाव था। बोल रहे हैं जैसे टीम इंडिया की जीत को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करना, वेन्यू सिलेक्शन, कपिल देव को कथित तौर पर आमंत्रित नहीं करना क्योंकि उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एथलीटों का समर्थन किया था, और सबसे बढ़कर भीड़ का बुरा व्यवहार। बोल रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान टीम के खिलाफ जय श्री राम के नारे लगाने से लेकर ट्रैविस हेड के शतक या ऑस्ट्रेलिया की जीत को सराहना न करना। बोल रहे हैं खेलों में जुडिशियल इंटरफेरेंस का विरोध करने वाले व्यक्ति के रूप में खेलों पर अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या इस विश्व कप ने किसी भी तरह से वैश्विक क्रिकेट में भारत की छवि को प्रभावित किया? लेकिन वो क्लैरिफाई कर रहे हैं टीम इंडिया नहीं बल्कि मेजबान देश भारत की छवि। देखिए, पहली बात का जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ कि अहमदाबाद ये ठीक वेन्यू ठीक है नहीं। तो मुझको भी ये लगा कि जैसे क्रिकेट ट्रेडिशन होता है, तो जैसे अब मान लीजिए वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो अगर वो कल को होबार्ट में
तस्मानिया में जाके फाइनल कर देंगे तो आप कहेंगे क्या कर रहे हैं। आप कहेंगे उसको मेलबर्न में करिए, आपका सबसे बड़ा ग्राउंड है, सबसे फेमस ग्राउंड है, वहाँ पे ट्रेडिशन है। अगर आपने इंग्लैंड में करना है तो आप लॉर्ड्स में करिए। तो ये बातें होती हैं, वो बात मैं पहले कर चुका हूँ, तो उसको अभी हम छोड़ते हैं। और आपकी बात ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल कलर इसको बहुत ज़्यादा दिया गया, बहुत ज़्यादा दिया गया, और कुछ लगता है कि पॉलिटिक्स और थोड़ा सा आईपीएलाइजेशन हो गया। अच्छा। फाइनल के दिन इतने फिल्म स्टार्स को बुलाना हर रोज़, एक ये आईपीएल में चलता है, तो ज़्यादा हो गया। और जहाँ तक बात है क्राउड की, तो क्राउड, अब देखिए क्राउड तो क्राउड ही होता है, और क्राउड पार्टिजन होता है। क्राउड तो अपनी टीम की तरफ होता है, और अगर अपनी टीम हार जाए वो भी फाइनल में दिल भी टूट जाता है। मैं नहीं समझता कि अगर ये मेलबर्न में होता मान लीजिए और इंडिया जीत जाता फाइनल, हो सकता है आगे अगली बार जीतेगा भी, अगर जीत जाता तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन लोग रुकते। उसमें आपको लगते कि अभी भी लोग बहुत है इंडिया को चीयर कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मूल के लोग होते वो, और ऐसे लॉर्ड्स में होता तो अपने लोकल इतने नहीं ठहरते, चले जाते। वो कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि जितना गैप था सेरेमनी में और खेल ख़त्म होने में, वो उसका कोई औचित्य नहीं था, ज़ीरो जस्टिफिकेशन। उसका मतलब यही था कि जैसे सब एक तरह से फ्रीज हो गए, अपनी टीम हार गई, तो अपनी टीम हार गई तो दुनिया थोड़ा चलने से रुक जाती है। सबको वो ली आयोकोका की एक जो क्राइसलर के बहुत बड़े स्टार थे, क्राइसलर जो मोटर कार कंपनी है, तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था अपनी आत्मकथा में कि मेरे बाप ने मुझे एक एडवाइस दिया, मेरे पिता ने, उसने कहा कि सन, नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा हो, दो चीज़ें करो, कीप द स्माइल ऑन योर फेस एंड शाइन ऑन योर शूज़। तो अब हार गए एक मैच, तो हार गए ना, दुनिया थोड़ा ख़त्म हो गई। कम से कम जो लोग वहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनको तो खुश होना चाहिए था, भाई ठीक है इतना बड़ा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, फ्लॉलेसली हो गया, इतनी वेन्यूज़ में इतना सब कुछ, बहुत परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, जो क्राउड के इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो भी खास करके एक वेन्यू में वो अलग है। और ये जय श्री राम भी कोई बहुत लोगों ने नहीं किया था। मैं कहूँगा कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फ्यू स्कोर्स ऑफ पीपल मैक्सिमम, मतलब स्कोर 20 होते हैं, तो कुल मिला के 100-150 लोग से भी इतने नहीं होंगे। वो जा रहा था वहाँ से, उसको उन्होंने बोल दिया रिजवान को, और उसकी एक बैकग्राउंड थी रिजवान की, क्योंकि जब गल्फ में वो मैच हुआ था तो उसने कुछ थोड़ा सा एग्जैजरेटेड तरीके से प्रे किया था, उसकी बहुत कहानी बन गई थी। उसके ऊपर बकारी यूनुस ने कुछ बोल दिया था, वसीम अकरम ने कुछ बोल दिया था, लोग खार खाए हुए थे। पर फिर भी किसी को सिर्फ इसलिए कि कोई और अपने धर्म को या किसी भी धर्म को खेल में लेके आता है, इस वजह से हम भी वही करेंगे। तो अगर हम भी वही करेंगे तो हम किसी दूसरे के करने का मजाक क्यों उड़ाते हैं या बुरा क्यों मानते हैं? फिर तो हम भी वही कर रहे हैं जो दूसरा कर रहा है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। या जैसे कि बाबर जब वो टॉस के लिए आया, उसको बू किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। बाबर के साथ जो ट्रीटमेंट करना है, जो बर्ताव करना है, वो तो आपकी टीम करेगी ना जी। वो तो खेल का मैच है, तो खेल के मैच में आप दूसरी टीम को सपोर्ट ना करें, लेकिन आप उसके साथ अनस्पोर्टिंग ऐसे बिहेवियर करें, अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता कि, अब मुझे नहीं भरोसा दिल्ली में क्या होता, मुझे शायद दिल्ली में भी ऐसे ही होता, क्योंकि दिल्ली में भी अभी स्पोर्टिंग कल्चर इतनी अच्छी नहीं है, जो मैच्योरिटी, और ये सिर्फ साउथ नॉर्थ की बात नहीं है, ये मैच्योरिटी कलकत्ता में भी है। अब आप देखें कलकत्ता में सेमीफाइनल हुआ, उसमें तो इंडिया नहीं था, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका थे। कितने लोग आए वहाँ पे और कितना एंथुजियाज्म था। अब ये अलग बात है कि वहाँ पे वो क्राउड भी पार्टिजन थी, क्योंकि खेल में तो पार्टिजन होते हैं ना, वो क्राउड पार्टिजन थी, वो ज़्यादा साउथ अफ्रीका को चाह रहे थे। तो एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर कह रहे थे शायद इसलिए साउथ अफ्रीका को चाह रहे हैं कि सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका अगर फाइनल इंडिया से खेले तो इंडिया के लिए बेहतर रहेगा। शायद वो बेहतर रहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कलकत्ता की क्राउड इसलिए साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही थी। जो कलकत्ता का माइंडसेट वो ये है कि एक तो खेल देखने आए हैं, खेल अच्छा हो रहा था, एक्साइटिंग मैच था, और तो वो इन्वॉल्व हो गए। और दूसरा ये कि साउथ अफ्रीका उस मैच में अंडरडॉग था। तो जब when you don't have your own dog in the fight, then you back the underdog, है ना। जब आपका अपना कोई नहीं है मैदान में, तो जो उसमें कमज़ोर है आप उसको बैक करते हैं, वो नेचुरल होता है। और दूसरा साउथ अफ्रीका क्योंकि मल्टी कल्चरल है, साउथ अफ्रीका की अपनी हिस्ट्री और बैकग्राउंड है,
और बहुत लोग इस बात को नहीं जानेंगे, और आप में से कई लोग तो शायद पैदा भी नहीं होंगे उस समय, लेकिन जब साउथ अफ्रीका से ऊपर से अपार्थेड हटा, बहुत दशकों तक तो अपार्थेड की वजह से साउथ अफ्रीका पर बैन था। तो जैसे भारत की टीम कभी साउथ अफ्रीका से नहीं खेलती थी। अच्छा, हम लोग तो सस्ती सोच वाले लोग हैं, जब खास करके जब हम टीनेजर्स थे, तो 1969-70 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई, बड़ी बुरी तरह से भारत को हरा के गई 3-1, बड़ा बुरा लग रहा था। तब मैंने एक टेस्ट मैच देखा था दिल्ली में 1969 में, वो इंडिया जीत गया था, उसमें बेदी और प्रसन्ना ने 5-5 विकेट लिए थे। तो 3-1 से हरा के चली गई। उसके इमीडिएटली बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, वो अली बाकर उस टाइम कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के, माइक प्रॉक्टर वगैरह सब लोग थे वहाँ पे, दादा लोग, ज़बरदस्त टीम थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से ठोका, हम बड़े खुश हुए। इसलिए मैं बोला ना, चीपस्केट्स, सस्ती सोच वाले लोग के, ठीक है, वो हमको पिटाई करके गए हमारी, तो इनके साउथ अफ्रीका पिटाई कर रहा है। तो साउथ अफ्रीका बहुत ज़बरदस्त टीम थी, लेकिन उसके साथ भारत खेल नहीं सकता था अपार्थेड की वजह से। जब अपार्थेड हटी, जब नेल्सन मंडेला और FW डी क्लर्क का समझौता हुआ, तो ये कहा गया कि अब अपार्थेड हट रही है, तो साउथ अफ्रीका को दोबारा एक्सेप्ट करना चाहिए खेल के जगत में। तो किस देश में वो पहले जाएंगे अपनी री एंट्री खेल के जगत में दिखाने के लिए। तो साउथ अफ्रीका भारत आया, और साउथ अफ्रीका की टीम भारत आई और एक टेस्ट मैच खेली 1991 में। ये उनका पहला टेस्ट मैच था, उनकी किसी भी स्पोर्टिंग टीम का पहला विजिट था साउथ अफ्रीका के बाहर, उन देशों में जिन्होंने अपार्थेड की वजह से उनको बैन किया हुआ था, जिसका मतलब है सफ़ेद देशों के अलावा, गोरे देशों के अलावा। वो टेस्ट मैच कैलकाटा में हुआ था, और वो उसकी भी एक सेंटिमेंट है। क्लाइव राइस उस टीम को लेके आए थे, और कैप्टर वेसल्स, ये सब लोग थे उसके अंदर, तो उसका भी एक सेंटिमेंट है कैलकाटा में। तो कोलकाता एक अलग तरह की जगह है, तो देखिए वहाँ पे कितना एंथुजियाज्म था। तो ये सब जगह से जगह भी वेरी करती है, इशू से इशू पे भी वेरी करती है, और जब घर में होगा तो होम ऑडियंस का तो बात होती है, और ख़ास करके भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में, जहाँ की प्रवासी और क्रिकेट खेलने वाले देशों से प्रवासी इतने नहीं हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन होते भी इस फाइनल में तो 100 होते, 200 होते, कुछ आगे होते वहाँ से टूरिस्ट देखने के लिए 500 होते, 1000 होते, उससे ऊपर तो नहीं हो सकते थे ना। तो ये ज़्यादा पार्टीजन क्राउड भी ऐसे इसीलिए हो जाते हैं। बस एक और क्रिकेट पे सवाल लूँगी, क्योंकि हमें कई सारे इस बार सवाल आए क्रिकेट पे। प्रतीक जायसवाल बोल रहे हैं कि कुछ कमेंटेटर्स के अनुसार भारतीय टीम पर आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस और BCCI की ब्यूरोक्रेसी का भारी दबाव था, जिससे उनका खेल प्रभावित हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम पर कप उठाने का ऐसा कोई दबाव नहीं था। अगर ये फैक्टर्स में से एक है तो इसका समाधान खोजना कठिन है, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्लेयर खेलते हैं इस लेवल पे वो सब प्रोफेशनल होते हैं जी। उनको ये दबाव संभालने की अपनी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कांट फेस द हीट गेट आउट द किचन। अगर आपको गर्मी से डर लगता है तो आप रसोई से निकल जाइए। तो ये तो किचन है, कॉल्ड्रन है, इसमें अगर आपको जाना है कढ़ाई में तो आपके थिक स्किन होना चाहिए, आपको ये नॉइस शट आउट करना चाहिए। उसके अलावा ये बात ज़रूर है कि एक ये प्रिजम्पशन कर देना कि ये तो आप जीतेंगे ही, क्योंकि हमने आपके लिए पिच भी ऐसा ही तैयार कर दिया है। ये मत भूलिए कि दूसरी भी टीम है जो तैयारी करके आई है, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त टीम है। तो हर गेम 2 टीमें खेलती हैं, एक नहीं खेलती है जी। और कई बार छोटी टीम बड़ी को हरा देती है। इस वर्ल्ड कप में भी कितना नज़दीक आ गए थे अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने के। वो हरा दिया होता तो क्या भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में ना पहुंचा होता। कितना नज़दीक, 7 विकेट गिर गए थे 70-72 पे उनके, वो तो बाद में मैक्सवेल ने बचा दिया। तो कोई भी किसी को हरा सकता है। 1983 में जिम्बाब्वे, जिसको कोई कुछ पूछता नहीं, वो भारत को हराने के कितना नज़दीक आ गया था। मेरे ख्याल 16 पर 6 या 7 हो गए थे, जबकि कपिल देव आए वहाँ पे। तो ये खेल का मैदान है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ख़ास करके क्रिकेट का। पर ये ज़रूर है कि भारतीय टीम दबाव में नजर आई, और दबाव के अलावा जिसको कहते हैं स्टेज फ्राइट, ये चोक नहीं। अगर जो चोक होता है वो तो फिर कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स नहीं हुए क्योंकि वो खड़े रहे, लेकिन स्टेज फ्राइट होता है। आप स्टेज पे जाएं और आपकी लाइनें आप बोल ना पाएँ ठीक से, या आप उनको ऊंचा ना बोल पाएँ क्योंकि आपको लग रहा है कि गलत ना हो जाए, मैं कुछ भूल ना जाऊँ।
तो स्टेज फ्राइट थी कि अगर हम आउट हो गए, एक आधा आउट हो गया, हमारे पीछे कौन है। क्योंकि जो भारतीय टीम है ये बहुत फाइनली कट है, इसमें सिर्फ 6 बैटर हैं और 5 बॉलर हैं, इसमें ऑलराउंडर इतने हैं नहीं। आप कह सकते हैं कि जडेजा ऑलराउंडर हैं, पर ओडीआई में उन्होंने इतनी बड़ी लंबी इनिंग्स के बहुत दिनों से खेली नहीं है जी। इस टीम में हार्दिक पांड्या का शुरू में चोट लग जाना उससे इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि वो एक फास्ट बॉलिंग, वो बैटिंग फास्ट बॉलर थे, बैटिंग नंबर 1, फिर दूसरा बॉलर। लेकिन ये भी है कि अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि शामी कब खेलते। हो सकता है कि शामी फिर सिराज की जगह कभी आते, ज़रूर वर्ल्ड कप जब चलता तो आते, लेकिन ये एक इम्बैलेंस भारत की टीम में था कि भारत के पास ऑलराउंडर्स की कमी है। जैसे आप देखें ऑस्ट्रेलिया के पास 5वां बॉलर भी नहीं था, लेकिन वो 5वां बॉलर का काम कहाँ से उठाया, कहाँ से निकाला। उनके पास 3 फास्ट बॉलर अच्छे हैं, वो कि जो कि कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड, और फिर उनके पास एडम जैम्पा हैं जो उनके लेग स्पिन बॉलर हैं। फिर उन्होंने जो 5वें बॉलर का काम है वो फिर बारी बारी किसी को 2-2 3-3 ओवर देके, जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ ओवर किए, ट्रेविस हेड ने कुछ ओवर किए, ऐसे ही कुछ ओवर ज़रूरत पड़े तो स्टीव स्मिथ कर सकते हैं, लाबुशेन कर सकते हैं, पार्ट टाइम है। भारत में इस समय जो मेन वीकनेस भारतीय टीम की है कि वो ऑलराउंडर की कमी है, खास करके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी है। अगला सवाल तपेश मजुमदार का है। बोल रहे हैं कि मैं उत्तराखंड में सुरंग की खुदाई कर रहे 40 वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की कमी से सरप्राइज हूँ। बोल रहे हैं भारतीय अधिकारी ह्यूमन लाइफ से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों के प्रति इतने कम परवाह क्यों करते हैं? 10 दिन हो गए हैं अब इसमें। देखिए, मैं कहूँगा कि तपेश जी, ये कहना कि परवाह कम कर दें वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोशिश तो काफ़ी की जा रही है। लेकिन ये जो हुआ है टनल में, पहली बात तो ये कि इसको कोई रोक तो सकता नहीं था। खुशकिस्मती की अभी तक बात यह है कि सब लोग सुरक्षित हैं, इनको खाना वगैरह पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, और भगवान की कृपा से कुछ और गिरा नहीं है वहाँ पे। अब इनको निकालने का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तो मैं नहीं कहूँगा कि इसके अंदर कुछ कोताही हो रही है, कोशिश पूरी की जा रही है, और हम सबको यही प्रार्थना करनी है कि सब लोग बाहर आ जाएं, क्योंकि ये लोग भी अपनी स्पिरिट मेंटेन किए हुए हैं। आज उनके, आपने देखा उनके टीवी के ऊपर वो बात कर रहे थे, देख रहे थे, कि थोड़ा सा लगता है कि मेरे साथ लोग हैं, कुछ ना कुछ वो कर पाएंगे, उम्मीद में इंसान रहता है। लेकिन ये जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ रिस्क हमेशा होते हैं। कई बार आप देखिए, कुछ बार हुआ है, मेट्रो बन रही है, एक पिलर गिर गया, ये एक हैजर्ड्स होते हैं हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के। शिखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी। नेहा वर्मा का सवाल है, हमारी मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि हावियर मिले के चुनाव के साथ विश्व स्तर पर फिर से राइट विंग की ओर झुकाव हुआ है। क्या ये दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए अच्छा है, और क्या ये कई देशों में ग्लोबलाइजेशन रश को प्रभावित करेगा? देखिए, बड़ी अजीब दुनिया है। इस दुनिया में हमेशा हम सोचते थे कि राइट विंग जो है ग्लोबलाइजेशन को पसंद करती है, अब राइट विंग ग्लोबलाइजेशन को अपोज करती है, तो ये क्या उल्टी गंगा बह रही है? तो ये, या वो जैसे वो गाना था, ये दुनिया उठ पटांगा, पर ये वो नहीं है। ये हुआ क्या है कि ये लोग राइट विंग उस सेंस में नहीं है, ये लोग पॉपुलिस्ट हैं जी, ये पॉपुलिस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट राइट हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था वो बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने आते ही देखिए कि अपना ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अपने आप को बाहर कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए ट्रेड डील। ऐसे ये कह रहे हैं, मैं मर्कोसुर जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का एसोसिएशन है, मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट और पॉपुलिस्ट होते हैं। राइट विंग सिर्फ नेशनलिज्म के सेंस में होते हैं। अच्छा, अब ये एक और ही तरह का कैरेक्टर है हावियर मिले। ये राइट विंग इसलिए भी है क्योंकि कुछ राइट विंग कैपिटलिज्म की बातें मानता है कि सरकार छोटी हो, जैसे मोदी जी कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट तो नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट का साइज़ तो बड़ा है हमारे यहाँ, लेकिन राइट विंग उसका एक कहना कि मैं अपने यहाँ चेन सॉ लेके जा रहा हूँ और इस आरी से मैं काट दूंगा सरकार को 2 में। अब कितना भी कर पाए, लेकिन वो इसमें जो पुराने हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी समझ है इज़्म की, ये सब लोग उस इज़्म की परिभाषा बदल रहे हैं, उसकी डेफिनेशन बदल रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग सिर्फ पॉपुलिस्ट हैं। अभी आप इनमें देखिए, विक्टर ओरबान है हंगरी में, उसको आप राइट विंग बोलेंगे या लेफ्ट विंग बोलेंगे? अब वो
ये नया जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ये वर्स्ट ऑफ द राइट और वर्स्ट ऑफ द लेफ्ट लेके आ रहे हैं, इसीलिए इसको पॉपुलिज्म बोलते हैं। जी, चलिए इस एपिसोड को का अंत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी और गुजारिश करना चाहूँगी आपसे कि आप हमारी मेंबरशिप ज़रूर लें। जैसे कि आपने देखा आज के एपिसोड में भी ज़्यादातर सवाल हमारे मेंबर्स के थे और यही आपको एक बेनिफिट मिलता है कई सारे बेनिफिट्स में से कि इस शो पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स के सवाल लेने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मेंबर्स के सवाल लिखती हूँ और उसके बाद नॉन मेंबर्स के सवाल देखती हूँ। इनफैक्ट इस शो पर नहीं, जो मैं दूसरा शो भी करती हूँ संकट सुरक्षा स्वामी प्रवीण स्वामी के साथ, उस पर भी मैं यही कोशिश रहती है मेरी कि मैं मेंबर्स के ज़्यादा सवाल लूँ। इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर आप हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, स्पेशली अगर इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेंबर्स के कमेंट्स को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँ। और हमारे जो बाकी रिपोर्टर्स भी हैं, मेरे सहकर्मी हैं, उनके जो वीडियोस बनते हैं उन्हें भी पता है कि उन्हें भी मेंबर्स के कमेंट्स को ज़रूर रिस्पॉन्ड करना है। जो आप हमें ईमेल्स भेजते हैं उसका हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करें। तो मेंबर्स को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और मामूली सी एक फ़ीस है मेंबरशिप की, आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। तो आप ज़रूर कंसिडर करें, कोशिश करें कि आप हमारे मेंबर ज़रूर बनें। क्योंकि देखिए ये सब इतना वीडियो बनाना, सब लोग को बोलना, ये सब कुछ चलाना, इस सब में कुछ खर्चा होता है। और हम चाहेंगे कि हम सब कुछ बिल्कुल फ्री कर दें, लेकिन सब कुछ फ्री हो नहीं पाता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब सब कुछ फ्री मिलता है तो उसमें प्रोडक्ट कौन है, उसमें प्रोडक्ट फिर आप हैं। तो आप प्रोडक्ट क्यों बनते हो? और आपका तो विश्वास है अच्छी पत्रकारिता में, तो आप उसके लिए थोड़ा पैसा दीजिए, हम उसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपकी सेवा में अर्पित रहेंगे। और जो आपके काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपके मेंबरशिप से, उनमें एक ये है कि हमारे एक के बाद एक जो हमारे शोज़ हैं उनमें हमारे मेंबर्स पहले देख पाएंगे। जैसे हेडलाइंस के पीछे अब हम हर बुधवार को 5 बजे इसको पब्लिश कर देंगे। 5 बजे पब्लिश कर देंगे, पहले घंटे के लिए सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए ही ये ओपन रहेगा। 6 बजे के बाद आप जो मर्ज़ी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पे वॉल में जा रहा है, पे वॉल में हम डालना चाहते नहीं, हम सब चीज़ को डेमोक्रेटिक रखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग हमें प्यार से थोड़े से 150 के आसपास कुछ रुपए दे रहे हैं, तो उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उनको 1 घंटे पहले देखने को मिल जाए। ऐसे ही हम और शोज़ वगैरह भी करेंगे और आगे चलते जब मेरा अपना अनुशासन थोड़ा बेटर हो जाए, डिसिप्लिन, तो कट तक लेटर में भी ऐसे करेंगे। अपने मेंबर्स को पहले हम अवेलेबल कराएंगे। आजकल तो रात को उसमें 11-12 बज जाते हैं, तो उसमें पहले क्या किसी को देना है? पहले तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए इतना लेट होने के लिए। तो वो भी हम आगे से करेंगे और कुछ नई चीज़ें शुरू करेंगे जो टेक्निकली अगर संभव हो सके। जैसे कि आप महीने में एक बार आस्क मी एनीथिंग टाइप, ना सिर्फ मेरे साथ पर हमारे और बहुत साथी हैं जिनको आप पसंद करते हैं, आप देखते हैं, उनको पढ़ते हैं। DK सिंह है हमारे पॉलिटिकल एडिटर, प्रवीण स्वामी हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर, ऐसे ही स्नेहेश एलेक्स फिलिप हैं हमारे डिफेंस एडिटर, TCA शरद राघवन हैं हमारे इकोनॉमिक्स एडिटर, हमारे और बड़े वरिष्ठ लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, चाहे वो मानसी फटके हों, अनन्या भारद्वाज हों, शरण पवाना हो, बहुत लोग हैं। सबके नाम तो अभी मैं लूँगा तो लगेगा रोल कॉल हो रही है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनके साथ हम कुछ आपके लिए स्पेशल ऐसे बातचीत, कॉन्वर्सेशंस, ये सब सेट करेंगे। तो फिर से वो एक मेंबरशिप आप लीजिए, हम भी बहुत खुश होंगे और उसके बाद हम आपको जो बेनिफिट्स देंगे, मुझे लगता है आप भी खुशी होंगे, आप भी सोचेंगे पैसा वसूल है। जी बिल्कुल, चलिए मैं तो बहुत उत्सुक हूँ ये सारे बेनिफिट्स देखने के लिए। आशा करती हूँ आप हमारी मेंबरशिप लेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।